नमस्कार साथियों, मैं अंकुर तिवारी। हम लोग आज क्रॉनिकल मैगजीन की सीरीज में जो अन्य राज्य हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके अन्य राज्य हैं, उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे अन्य राज्य का पढ़े थे, अन्य राज्य का पहला पार्ट, उसका दूसरा पार्ट है। इसमें पहली न्यूज है कि असम के 6 पारंपरिक शिल्पों को जीआई टैग मिला है। बिहू ढोल बिहू के दौरान बजाया जाने वाला एक पारंपरिक ढोल है, इसे मिला है। और जापी एक पारंपरिक बांस की टोपी है। और सारथेवारी बेल मेटल शिल्प सहित असम के 6 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। असम के असरिकांडी टेराकोटा क्राफ्ट और असम पानी मेटका क्राफ्ट और असम मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट अन्य उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इन उत्पादों के लिए जो आवेदन किया गया था वो 2022 में ही किया गया था। तो जो नाबार्ड है, नाबार्ड का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम है। नाबार्ड गुवाहाटी के समर्थन से पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जीआई विशेषज्ञ की सहायता से पारंपरिक शिल्पों को 6 प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। ये उत्पाद लगभग 1 लाख लोगों को सीधे जीविका प्रदान करते हैं। आगे बात करेंगे, अगली न्यूज है कि त्रिपुरा का माताबारी पेड़ा और पचरा, इसको जीआई टैग मिला है। आइए देखते हैं क्या है ये। त्रिपुरा की 2 वस्तुओं माताबारी पेड़ा, ये क्या है? एक डेयरी आधारित मिष्ठान है। और पचरा राज्य के स्वदेशी समुदाय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। माताबारी पेड़ा त्रिपुरा के गोमती जिले के, गोमती नदी भी वही त्रिपुरा में ही है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में भी है, गोमती नदी त्रिपुरा में भी है। गोमती जिले के उदयपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है माताबारी पेड़ा। त्रिपुर सुंदरी मंदिर भारत की 51वीं शक्तिपीठ है। रिंगनाई पचरा जो है आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। बात करते हैं रिंगनाई पचरा जो है वस्त्र जो स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किए गए पारंपरिक हाथ से बुने हुए परिधान का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के रीसा जो राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा पहने जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बात करते हैं, त्रिपुरा में ब्रू प्रवासियों द्वारा मतदान हुआ है। आइए देखते हैं कौन है ब्रू प्रवासी। केंद्र सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्य सरकारों और 2020 में ब्रू प्रवासियों के बीच एक चतुर्पक्षीय समझौते के बाद, मतलब इनके बीच समझौता हुआ। इसके बाद अस्थायी रूप से पुनर्वासित होने के बाद त्रिपुरा में बसे ब्रू प्रवासियों ने 26 अप्रैल 2024 को पहली बार लोकसभा में चुनाव में मतदान किया। अब आपसे पूछा जाए कि ब्रू प्रवासी किस राज्य से संबंधित हैं, तो आपको बताना है। ब्रू शरणार्थी वर्ष 1997 में अपने मूल स्थान मिजोरम में हिंसा से भाग गए थे। उन्होंने इससे पहले त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा चुनाव में भाग लिया था। पिछले 3 लोकसभा चुनाव 2009, 2014, 2019 में ब्रू प्रवासियों ने मिजोरम के मतदाता के रूप में मतदान किया था। ब्रू या रेयांग समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं जो मुख्यतः त्रिपुरा और मिजोरम तथा असम में रहते हैं। इन्हें भारत सरकार के 75 जनजातीय समूहों में शामिल किया गया है। अगली बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस फिलियारा तितली की खोज की गई है। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नाम की नदी किस नदी की सहायक है, आप लोग बताइए। में स्थित टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य, आपसे पूछा जाएगा कि टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, आपको बताना होगा अरुणाचल प्रदेश में। नेप्टिस फिलियारा नाम की एक दुर्लभ तितली की प्रजाति की खोज की गई है। इसे आमतौर पर लंबी धारी नाविक के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रजाति लगभग पूर्वी साइबेरिया, जापान और दक्षिण पश्चिम चीन सहित पूर्वी एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रजाति के मतलब इसकी खोज में 5 सदस्यीय टीम ने इसे खोजा है, जिसमें असम के अतनु बोस, महेश बरुआ, अभिषेक दत्ता चौधरी और पश्चिम बंगाल के अनिताव राय और तरुण कर्माकर शामिल हैं। अब आपको यही पूछा जाएगा कि टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के आपातानी
आपातानी सांस्कृतिक भूदृश्य के निकट स्थित है। इस वन्यजीव अभयारण्य से पांगे, सीपू, कैरिंग, सुबनसिरी जैसी नदियां होकर, एग्ज़ामों में जो पीसीएस का आरओ का एग्ज़ाम होता है उसमें इसी तरह की नदियां पूछी जाती हैं जो आज तक किसी ने सुना नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जो भी चर्चा में होती हैं और किसी ने सुना नहीं होता है उसी तरह की नदियाँ पूछी जाती हैं। पांगे, सीपू, कैरिंग और सुबनसिरी ये सब नदियाँ कहाँ हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में हैं। अब किस वन्यजीव अभयारण्य से बहती हैं? तो टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य से बहती हैं। अगली न्यूज है हमारी कि लोंगटे पर्व, आइए देखते हैं यह कहाँ मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति, आपसे पूछा गया नीसी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नीसी जनजाति द्वारा हाल ही में लोंगटे पर्व को मनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है जो पशु बलि, ध्यान दीजिएगा, पशु बलि के निषेध के लिए जाना जाता है। इस तरह भी आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है कि नीसी जनजाति द्वारा कौन सा पर्व पशु बलि के निषेध के लिए जाना जाता है, के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बताना होगा लोंगटे पर्व। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़े जातीय समूह के रूप में नीसी समुदाय की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। आगे है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ उल्लेखनीय उत्सवों में, आइए देखते हैं कौन कौन से उत्सव हैं अरुणाचल प्रदेश में। लोसर उत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। तोरिया उत्सव पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। साका दावा उत्सव अरुणाचल प्रदेश। न्योकुम यूलो त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश। अगली न्यूज है त्रिशूर पुरम उत्सव। तो यह 20 अप्रैल 2024 को केरल के त्रिशूर जिले के थेंकीकड़ू मैदानम, ये वहाँ का एक जगह का नाम है, थेंकीकड़ू मैदानम में त्रिशूर पुरम उत्सव मनाया गया। अब बात करें त्रिशूर पुरम की, तो यह केरल के समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिकता का मिश्रण है। वर्तमान समय में यह विश्व भर में मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय मंदिर त्योहारों में से एक है। त्रिशूर पुरम, इसे पूरम दिवस पर मनाया जाता है जब चंद्रमा पूरम तारे के साथ उगता है। कोचीन के शासक एक थे जिनका नाम था शाक्तन थम्पुरन। ये 1970 से 1805 तक इनका शासनकाल था। इन्हीं ने इस जो है उत्सव की शुरुआत की थी। आपसे पूछा जाएगा त्रिशूर पुरम नामक उत्सव की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो शाक्तन थम्पुरम ने किया था। ये कोचीन के शासक थे। आगे बात करते हैं लक्ष्मण तीर्थ नदी, ये हाल ही में चर्चा में थी। आइए देखते हैं क्यों चर्चा में थी और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ये भी आपसे पूछा जाएगा सीधे, लक्ष्मण तीर्थ नदी कहाँ है? आप पहली बार सुनेंगे, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो सही उत्तर देंगे। भीषण सूखे की स्थिति और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक की लक्ष्मण तीर्थ नदी अब पूरी तरह सूख गई है। मुख्यतः ये कर्नाटक की है। लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। ये भी पूछा जाएगा कि लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको बताना होगा कि कावेरी नदी की सहायक नदी है। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, कोडागू या कुर्ग जिले जो है कर्नाटक से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। यह कृष्णा राज सागर झील में कावेरी नदी से मिलती है। बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ झरना या इरुपु झरना नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के रास्ते केरल की सीमा पर नदी पर स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध ताजे पानी का झरना है। लक्ष्मण तीर्थ झरना लक्ष्मण तीर्थ नदी पर है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागू जिले के चेरगला गांव के पास ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला पर से निकलती है। तो मैंने आपको बता दिया। यह तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले में पूमपुहार के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको ज़रा सा भी लगा हो कि मैंने मेहनत की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।